डॉक्टर साहब, कल जो यूएई और बहरीन के साथ इसराइल के ताल्लुकात को बड़ा वेलकम किया है और कहा है कि ये नए मशरिक वुस्ता का आगाज़ है। आप भी जानते हैं कि 1948 में जब इसराइल वजूद में आया उसके बाद से दोनों खलीजी रियासतें इसे तस्लीम करने वाले अब ये तीसरा और चौथा मुल्क बन गया, तादाद 4 हो गई है। लेकिन सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि जब तक मकबूजा इलाकों में इसराइली इनकला नहीं हो जाता, वहां पर अमन कायम नहीं हो जाता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट में अमन कायम हो जाएगा? शाजिया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इस इंतहाई अहम फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस के इशू पे आपने मुझे लिया ताकि मैं एक मल्टी डायमेंशनल सिचुएशन को पाकिस्तानी जो व्यूअर्स हैं आपके प्रोग्राम के उनके सामने रख सकूं। देखिए, जब ये कहा जा रहा है मगरबी ज़राए अबलाग से और अमेरिका के सदर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, हिस्टोरिक डेवलपमेंट है, तो सही कहा जा रहा है। दर हकीकत ये एक बहुत बड़ी सीज़मिक चेंज है। जिस तरह से कैंप डेविड एकॉर्ड, जिसके नतीजे में 1977-78 का कैंप डेविड एकॉर्ड, जिसके नतीजे में इजिप्ट ने इसराइल को एक्सेप्ट किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम किए और फिर अमेरिका ने इसराइल को इमदाद देनी शुरू कर दी, इजिप्ट को इमदाद देनी शुरू कर दी $5 बिलियन की, और वहाँ से इसराइल के बॉर्डर्स पहली दफ़ा सिक्योर हुए, उसको सुख का सांस उसको वहाँ मिला। फिर 1994 में जॉर्डन, जिसकी अहमियत इतनी नहीं है लेकिन इसराइल से बॉर्डर शेयर होते हैं, 1994 में जॉर्डन ने भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर जो उसके बाद जो तीसरी बड़ी सीज़मिक डेवलपमेंट थी वो उस वक्त थी जब 1991-92 में खुद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कायम हुई और पैलेस्टीनियंस ने ओस्लो एकॉर्ड, एक खुफिया मायदे के तहत इसराइल को एक्सेप्ट किया। उस वक्त उम्मीद थी कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन जो है बनेगा। उसके बाद से ये मशरक़ वुस्ता में इसराइल के हवाले से, अमेरिका की खारजा पॉलिसी के हवाले से ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, जिसके नतीजे में ईरान पहले से कहीं ज़्यादा तन्हा हो गया है। और ये जो ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, GCC ममालिक हैं, इनका जो नेचुरल लीडर है, इनका जो पॉलिटिकल लीडर है वो है सऊदी अरब। तो यूएई का जो एक्सपेरिमेंट है, बहरीन का जो एक्सपेरिमेंट है, और मुझे ख़तरा ये है कि 4 नवंबर से पहले अमरीकी इंतखाबात से पहले शायद ओमान भी एक्सेप्ट कर ले। तो ये सऊदी अरब के टेस्ट बैलून्स हैं। खुद सऊदी अरब ने एक एहतियातन पोजीशन मोहतात ये रखी हुई है कि हम अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तो आपका मतलब है कि सऊदी अरब की तौसीक के बगैर ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, क्योंकि ये सऊदी अरब ही था ना जिसने अरब अमन मुआहिदा जो है ना वो तहरीर किया। सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, सवाल ही नहीं शाजिया पैदा होता। ये सऊदी अरब के छोटे छोटे हैं, ये सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस सैटेलाइट स्टेट्स हैं, सऊदी अरब के ये बैलून्स हैं, टेस्ट बैलून्स हैं। सऊदी अरब देख रहा है कि क्या रद्दअमल होगा, क्या रिएक्शन होगा। जब यूएई की रिकग्निशन हुई तो कोई बहुत ज़्यादा रद्दअमल नहीं हुआ दुनिया की तरफ से, अरब ममालिक की तरफ से, अरब स्ट्रीट पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अब बहरीन का हुआ है। इसके बाद गालिबन 4 नवंबर से पहले अमेरिकन चाहेंगे कि इलेक्शन से पहले, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से पहले अगर ओमान भी एक्सेप्ट कर लेगा तो उससे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने इलेक्शन में बहुत बूस्ट मिलेगा। 2 वजूहात से। एक तो जाहिर है कि जो इसराइली लॉबी है अमेरिका के अंदर, जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लॉबी है, वो अपना पूरा वजन डोनाल्ड ट्रंप के पटरे में फेंकेगी। लेकिन उसके अलावा एक इसका खालिस्तान अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक और भी एंगल है, जहां राइट विंग एवेंजेलिकल क्रिश्चियन एक वोटिंग ब्लॉक है जो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। जो छोटे शहरों में रहने वाले, मिड टाउन अमेरिका के छोटे छोटे शहरों में रहने वाले सफ़ेद पौम कम पढ़े लिखे वोटर्स हैं, और जो क्रिश्चियन हैं जो शिद्दत से, उनका एक मजहबी ये ख्याल है कि अमेरिका को इजराइल की मदद करनी चाहिए क्योंकि ये इलाका जो है यहूदियों को बिलोंग करता है। तो वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट पे बहुत इजाफा होगा। सो अगर डोनाल्ड ट्रंप के पहले इलेक्शन जीतने के चांसेस कम थे तो अब 4 ने डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ से सऊदी अरब और सऊदी अरब के जो GCC ये छोटे मोटे हैं, सैटेलाइट्स हैं, इन्होंने अपने आप को ईरान के मुकाबले में एक ताकतवर हलीफ यानी इसराइल दे दिया है। और ये भी देखते हैं कि ना सिर्फ इसराइल इनको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा, बल्कि दुनिया में जो अरबों का और मुसलमानों का एक मनफी इमेज है, सऊदी अरब का खासा मनफी इमेज है अमेरिका में। सऊदी अरब, यूएई ने, इन सब ममालिक ने दर्जनों के हिसाब से लॉबिस्ट फर्म हायर कर रखी हैं वाशिंगटन में, जो इनके इमेज को कैटर करती हैं, और ये $100 of millions हर साल खर्च करते हैं अपनी लॉबिंग इमेज के ऊपर। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा लॉबिंग स्कूप किया है अमेरिका में और मगरिब में, तो इसराइली लॉबी को अपने साथ ले जाने में। और अब देखते हैं कि हम ईरान के मुकाबले पर मजीद दबाव बढ़ा सकेगा, मजीद प्रेशराइज जो करना उसके लिए आसान होगा। 100%।
ईरान पहले से ज़्यादा तन्हा हो गया है। हाँ। सऊदी अरब के और अमेरिका के ताल्लुकात में कुर्बत हो गई है। सऊदी अरब जो है वो खित्ते के बदलते हुए हालात में, चूंकि अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, अमेरिका के फाइनेंशियल हालात पहले वाले नहीं है, तो सऊदीज पे अरबों पे बड़ा प्रेशर है कि हमारी सिक्योरिटी का जामिन कौन होगा। और उनको ईरान जो एक पॉपुलिस्ट रजीम है, इस्लामिस्ट रजीम है, ईरान जो है वो अरब स्ट्रीट पे बहुत पॉपुलर है, सुन्नियों में भी पॉपुलर है, शियास तो हैं ही उसको सपोर्ट करते, लेकिन वो सुन्नीज में भी पॉपुलर है, बिकॉज ईरान का जो रेट्रिक है, जो पॉलिटिकल स्टैंड है, वो इस्लाम के लिए है, मुसलमानों के लिए है, अमेरिका के खिलाफ है, इसराइल के खिलाफ है, प्रो पैलेस्टीनियन है। तो उस पॉलिटिक्स के अंदर भी जो ये जीसीसी स्टेट्स है, ये अपने आप को पहले के मुकाबले में मजबूत कर रहे हैं। ये अगर इसी तरीके से अरब कंट्रीज की तादाद बढ़ती है, आप समझते हैं पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ेगा? ऑल्दो हमारा एक पर्सपेक्टिव है, हमारा एक मौकिफ है जिससे हमने नहीं हटना पीछे, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा। शाजिया 100% हम पे प्रेशर बढ़ेगा। हमने पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट की बदलती हुई सियासत को ठीक तरह से समझा ही नहीं है, और अगर कहीं समझा भी है किसी ने फॉरेन ऑफिस के अंदर, तो पाकिस्तान में एक डिसीजन पैरालिसिस रहा है। और जो 1990s का टाइम पीरियड था कि पाकिस्तान इसराइल के साथ कम से कम बिहाइंड द सीन रवाबित रखता स्ट्रेटेजिकली अपने नेशनल इंटरेस्ट में, वो अपॉर्चुनिटी भी पाकिस्तान ने ज़ाया कर दी डिसीजन पैरालिसिस की वजह से। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जहां पर कोई भी पाकिस्तानी सियासत में 2+2 नहीं कर सकता है, सब हवा में बातें करते हैं, तो पाकिस्तान उस पूरी चीज से बहुत पीछे रह गया। अब तो पाकिस्तान की ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान अपने रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज इजराइल को एक फोर्स के तौर पे यूज करे, कि हमारा इजराइल को रिकॉग्नाइज ना करना जो है वो भी एक माना रखता है सियासी तौर पे, जिसको कि हम यूज कर सकें लेवरेज के लिए अमेरिका और इजराइल के साथ। नहीं शाजिया, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं कि ये जो बिल हैं, इनके ऊपर काफी हमारी बातचीत होती रही, आजकल तो नहीं हुई लेकिन इससे पहले। तो इस पे बात जाके आपको पता है, जब ये बिल पिछली दफा लाया गया कौमी असम्बली में, और वहाँ पे काफी सारी हमारी तरमीम इन्होंने अपनी तरफ से पेश भी की। हाँ। लेकिन 3 तरमीम जो थी, हम चाहते थे कि वो बहुत ही क्रूशल है। हाँ। एक आम आदमी के लिए, ये एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, या उसका मिसयूज हो सकता है। तो वो ऐसी तरमीम नहीं थी जिनको ना माना जाए, और फेडरल में भी वो ऐसी कोई शर्त भी नहीं थी कि वो ज़रूर किया जाए उसका वो तरमीम। मैं समझता हूँ कि सिर्फ तंग करने के लिए, ये एक मिसयूज करने के लिए वो चीज़ कोई ना कोई ऐसी रखते हैं, ड्रैकोनियन लॉ जिसको कहते हैं, कि भाई कोई ना कोई शक किसी ना किसी जगह पे आ जाए। तो हमारा मतलब था कि ये, लेकिन सब कुछ शिकवार आज मंजूर कर लिया गया, और ऊपर से आप लोगों ने किया कि आप लोग वॉकआउट कर गए, आपने तो खुला मैदान छोड़ दिया ना हुकूमत के लिए। नहीं, खुला मैदान, वो तो बिल पास हो चुका था, लेकिन बाकी मैं आपको बताऊं, इसलिए मैदान तो नहीं हमने छोड़ा, लेकिन वॉकआउट इसलिए किया कि आपने जिस तरह भी आपने अपने कमेंट्स में बिल्कुल डिटेल से बात भी बताई है, और ठीक बात बताई है, कि हम शुरू से कहते रहे, उठ के खड़े होके बार बार, कोई आवाज हमारी सुनता नहीं था कि आप रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। और जो आपने इसकी वो परमिशन ली है, उससे मोशन पास कराया है, उस वक्त भी कोरम नहीं था, और कोरम की निशानदेही हो चुकी थी, और आप रिट्रोस्पेक्टिव के तौर पे उसको नहीं मोशन पास करा सकते। वो भी एक वायलेशन थी जो पहले इन्होंने की इसको लाने के लिए, वो बड़ी सीरियस, मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो इन्होंने की। दूसरी जो ये काम शुरू हुआ, तो उसमें भी जो रूल्स रेगुलेशन है, या कानून कायदा है, या इन उसकी धज्जियां बखेर दी गई, कोई किसी ने कोई मद्देनजर चीज नहीं रखी, बस पास है, पास है, पास है। जब हमने कहा काउंटिंग की, चले उन्होंने तो कह दिया पास है, पास है, पास है, जो आपके अरकान मिसिंग थे वो कहाँ थे? आप लोगों के लोग पूरे क्यों नहीं थे? हमने कहा काउंटिंग की जाए, तो जो लड़के काउंटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले इनकी हुई थी, तो जब वो पैसे से गुजर रहे थे, तो नेचुरली एक एंजाइटी होती है। हमने पूछा कितने हैं, तो उन्होंने कहा 187। ये गवर्नमेंट की जब काउंटिंग हुई है, जब हमारी हुई तो हम 190 थे। लेकिन जब उधर जाके वो दिए उन्होंने, तो उधर इन्होंने गुड़मुड़ 10 का फर्क था ना, 10 लोग कम थे ना। मैं आपको 200 और 190 हुआ ना, हमारा 190 हुआ, इनके 187 थे, इन्होंने उसको 200 कर दिया। कैसे कर दिया? रह गए इसकी कैसे कर दिया? वो अनाउंसमेंट तो उसने करनी थी, स्पीकर ने। तो आप लोग बैठे नहीं थे वहां पर? कोई काउंटिंग नहीं कर सकता था? 187 को कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल उन्होंने जाके दिए, वो हमारे पास तो नहीं,
हाँ। उन्होंने जाके दिए, इन्होंने वहां पे कोई कुसर पुसर की, कानों में इधर उधर मशवरे किए एक आध मिनट, और उन्होंने कहा जी 200 ये फिगर उसने दे दिया। हमने फिर चैलेंज किया, उन्होंने दे दिया और आपने मान लिया, वाह क्या बात है। हमारा उन्होंने कह इसको दिया। आप डिवीजन कराएं। हमने कहा इसकी डिवीजन कराएं और काउंटिंग करें, आप गलत कर रहे हैं, आप बोगस अब काउंटिंग की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये फोर्जरी है, और ये तो बिल्कुल एक क्रिमिनल एक्ट था। हाँ। तो मैं समझता हूँ जब इस तरह का हिसाब होगा, इस तरह की आप बातें करेंगे तो किस तरह ये चलेगा। उसके बाद उसने कहा कि मैं हमने कहा चलें ठीक है, दूसरी जो शिक्के हैं उस पे कराएं। हाँ। जब हमने अपोज किया तो उसने कहा नहीं एक पे हो गया बस बात खत्म। ये कभी नहीं हुआ। हम हर शिक पे चैलेंज कर सकते हैं काउंटिंग के लिए, खड़े हम होते हैं, वो भी हो करें। और पहले तो उन्होंने वो इसमें उन्होंने एडवाइजर भी गिन लिए हैं। मैं आपको शहबाज शरीफ साहब को आज बड़ा गुस्सा था स्पीकर कौमी असेंबली में कि उन्होंने तो उनको बात भी नहीं करने दी। शहबाज शरीफ साहब को बहुत गुस्सा था आज कि स्पीकर साहब ने तो बात करने का मौका भी नहीं दिया आज। यही मैं कहता हूं कि ये एक अपोजिशन के, फिर फाइनली हमने तंग आके कहा कि शहबाज साहब आप बात करें, क्योंकि आपका एक राइट है, जब आप खड़े हो तो उसको स्पीकर या प्रोरेगेटिव है लीडर ऑफ द अपोजिशन का,